हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो प्राचीन भारत की बुक हमने स्टार्ट की थी उसका चैप्टर नंबर 10 है। ठीक फ्रेंड, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 चैनल पर प्रोवाइड करा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बना दी गई है प्राचीन भारत के नाम से, तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले। और इस चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे हड़प्पा संस्कृति और कांस्य युगीन नगरीकरण। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में एक आना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे इसकी प्रस्तावना। ठीक फ्रेंड, बिल्कुल कहानी की तरह है ये, और उसी तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए, 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ठीक फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहरें देखी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहली लाइन से ही कई बार पूछा गया है कि भारत के पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम। और ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे पहले मोहरें किसने देखी थी, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ठीक फ्रेंड्स, और भारत के पुरातत्वविद की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी भारत में। आगे देखते हैं 1921 में। पहले ये देखते हैं, पहले इस चैप्टर की ये देखते हैं कि किस किस ने लोगों ने इसको देखा था और खुदाई वगैरह कहाँ कहाँ हुई। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 1921 में। भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। ठीक है फ्रेंड्स, 1921 में ये कई बार पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद चलते हैं राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। ये ऊपर की तीनों लाइनों से तीनों बार क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं 1926 से 1934 में। 1926 से 1934 ईस्वी तक एम.एस. बट्स ने हड़प्पा की खुदाई की। 1934 ईस्वी से जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का भार अपने ऊपर ले लिया। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो खुदाई किसने करवाई थी, कहाँ करवाई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना। 1946 में मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति की खुदाई की। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा नीचे, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। F.A. खान ने पाकिस्तान में सिंध घाटी के अंतर्गत कोट दीजी नामक स्थल की खुदाई की, और F.R. मुगल ने हगरा तथा प्राक हगरा संस्कृतियों की खुदाई पर अधिक ध्यान दिया। A.H. दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में गांधार के मकबरों की खुदाई की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खुदाई वगैरह हमने देख ली किसने किस क्षेत्र में खुदाई की थी। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स, खुदाई के बाद आगे देखेंगे भौगोलिक विस्तार की, कहाँ कहाँ तक ये संस्कृति फैली हुई थी। यहाँ से देखते हैं इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 1921। यहाँ से 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चला, आधुनिक स्थल में चला गया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये बताया जा रहा है 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल चला गया। तो ये 1921 में पाकिस्तान वगैरह में ये जो आधुनिक हड़प्पा संस्कृति का ये स्थान है, ये पाकिस्तान में चला गया था। आगे देखते हैं, यह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब के शहरी सभ्यताओं के रूप में प्रमाणित हुई। ठीक फ्रेंड, सिंधु सभ्यता क्या कहते हैं, इसी की कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है। यह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब के शहरी सभ्यताओं के रूप में परिपक्व हुई। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। ठीक फ्रेंड्स, इस संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया गया कि यहाँ से ये संस्कृति इन जगहों पर फैल गई। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में भी यह संस्कृति फैली थी। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ से है, दक्षिण में नर्मदा नदी के, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से नहीं, यहाँ तक है नर्मदा नदी के, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर मेरठ तक था।
आगे देखते हैं। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं आगे थोड़ा। अब तक इस महाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अब तक जो हड़प्पा संस्कृति थी ना, इसके लगभग 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। इसमें कुछ आरंभिक अवस्था के हैं और कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के। ठीक है फ्रेंड्स, परिपक्व अवस्था वाले 7 हैं। ठीक फ्रेंड्स, परिपक्व अवस्था वाले केवल 7 ही नगर हैं। केवल 7 ही नगर की संज्ञा दी जा चुकी है। ठीक फ्रेंड, जो ये स्थल मिले थे ना, ये परिपक्व अवस्था वाले थे और इनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा चुकी है। और इसमें हम देखते हैं 7 वो कौन से थे। इसमें देखो ये लिखा हुआ ना, इसमें 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतो का टीला। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रीतों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे 2800 स्थल मिले हुए थे और उनमें से जिसमें 7 को नगर की संज्ञा दी गई थी। ठीक फ्रेंड, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे ये क्या कहते हैं, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोनों एक दूसरे से, अब इन दोनों की बात हो रही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंध नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 मोहनजोदड़ो के यहाँ। ठीक फ्रेंड, तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो के करीब दक्षिण में चंगुदड़ो स्थल पर था। ठीक फ्रेंड्स, चौथा नगर देखते हैं। चौथा नगर गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल पर था। ठीक फ्रेंड्स, लोथल पर था, क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल पर। ठीक फ्रेंड्स, पांचवा नगर देखते हैं। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं। अब देखिए कालीबंगा, कई बार पूछा गया कि कालीबंगा का क्या मतलब है, तो अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक फ्रेंड्स, और छठा नगर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में था। ठीक फ्रेंड्स, 6 देख चुके हैं हम। पहला ये मोहनजोदड़ो पंजाब में था, क्या कहते हैं, सिंध में था मोहनजोदड़ो, फिर पंजाब में हड़प्पा संस्कृति थी। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो के करीब लगभग चंगुदड़ो स्थल पर था। चौथा गुजरात में खंबात की खाड़ी में लोथल, और पांचवा नगर राजस्थान के ऊपरी भाग में कालीबंगा जिसे काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं, और छठा नगर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुतकांगेडोर और सुरकोटदा के समुद्री तट नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था देखी गई है। ठीक फ्रेंड्स, गुजरात के कक्ष में अवस्थित धोलावीरा में भी किला है। ठीक फ्रेंड्स, धोलावीरा में भी किला है और इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। ये 3 अवस्थाएं राखीगढ़ी में भी मिलती हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है और धोलावीरा से बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, धोलावीरा से बड़ा है। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई गई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये तो थी इनकी भौगोलिक विस्तारवादी। अब देखते हैं नगर योजन की, नगरों में क्या क्या था। इस चैप्टर को पढ़ने में पूरे 3 दिन लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, तब जाके ये वीडियो बन रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। तो इन दोनों के अलग अलग अपने दुर्ग वगैरह, किले वगैरह होंगे और किलों में शासक वर्ग रहते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था। ठीक फ्रेंड्स, एक मतलब ये शासक वर्ग के लिए एक अच्छा सा शहर होगा, दुर्ग किले वगैरह। और ये क्या है, और यहाँ लिखा है प्रत्येक नगर के बाहर उससे मतलब थोड़ा नीचे लो क्वालिटी का शहर था। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, दुर्गों में तो ये शासक वर्ग के लोग रहते थे और जो इससे थोड़ा निम्न क्वालिटी का शहर या मकान वगैरह होंगे उनमें सामान्य वर्ग के लोग रहते थे ईंटों के मकानों में। ठीक फ्रेंड्स, इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल, ठीक फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इन नगरों की विशिष्ट बात यह थी कि जाल ग्रिड की तरह ये सुव्यवस्थित है। ठीक फ्रेंड्स, व्यवस्थित थे।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हड़प्पा संस्कृति किस जाल पर क्या कहते हैं किस तरह सुव्यवस्थित है, तो ये जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित है। ठीक फ्रेंड्स, सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। ठीक फ्रेंड, सड़कें इनकी इन शहरों की एकदम समकोण पर काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। ठीक फ्रेंड, अब देखते हैं यहाँ विभक्त थे। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं थी। ठीक फ्रेंड, जो ये बड़े बड़े भवन थे इनके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषताएं रही होंगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए मोहनजोदड़ो में ये में लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्थल और विशाल स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ठीक फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो से ये विशाल स्नानागार मिला है उसकी बात हो रही है। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसकी मोहनजोदड़ो की जो स्नानागार मिला है ना इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके दोनों सिरों, यहाँ देखिए दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक फ्रेंड, इसके दोनों साइड सीढ़ियाँ बनी हुई होंगी उतरने के लिए। बगल में कपड़े बदलने का कमरा था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये स्नानागार होता है नहाने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करने का कमरा वगैरह बना होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो जो ये स्नानागार बनाया है ना तो इसको बताया गया है कि जो धार्मिक कार्य कथा हवन वगैरह होते होंगे तो उस टाइम जो स्नान किया जाता होगा उसके लिए बनाया गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार है। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं। ठीक फ्रेंड, मोहनजोदड़ो की सबसे जो बड़ी इमारत है वो अनाज रखने का कोठार है और हड़प्पा में 6 दुर्ग मिले हैं कोठार के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कालीबंगा के दक्षिणी भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं जो शायद कोठारों के लिए बनाए गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, कालीबंगा की बात हो रही है। कालीबंगा के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ये हुआ है पेंसिल से लिखा है मैंने। हड़प्पा संस्कृति में नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, जो इसके समकालीन सभ्यता होगी मेसोपोटामिया की इसमें भी बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लगभग सभी नगरों में हर छोटे या बड़े मकानों में प्रांगण और स्नानागार होते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये बताया गया है कि इसमें हड़प्पा संस्कृति में जितने भी नगर वगैरह होंगे उसमें थोड़े छोटे और बड़े मकानों में प्रांगण और स्नानागार होते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएँ थे। ठीक फ्रेंड्स, कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएँ थे और यहाँ से मैंने पेंसिल से लिखा है यहाँ की। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ की मोरियाँ ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। मोरी मतलब नालियों की बात हो रही है। यहाँ की मोरियाँ ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। ठीक फ्रेंड्स, और इनमें मैन होल भी होते थे। ठीक फ्रेंड्स, जैसे आज के टाइम में होते थे ना मैन होल, जो एक मैन होल होता है पूरा अंडरग्राउंड होता है और एक मैन होल बना दिया जाता है ताकि कचरा वगैरह ना हो और उसके ऊपर ढक्कन रख दिया जाता है, उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कृषि की, इनकी कृषि वगैरह कैसी थी, तो यहाँ कुछ है नहीं हमारे लिए। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रदेश की बर्बरता का विशेष कारण सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। ठीक फ्रेंड, इस प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण शायद सिंधु नदी में हर साल आने वाली बाढ़ थी। ठीक फ्रेंड, बाढ़ से पानी वगैरह आ जाता होगा जिससे खेती वगैरह होती होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है। ठीक फ्रेंड, यहाँ कोई मतलब फावड़ा वगैरह होता है जिससे खेत में खुदाई वगैरह की जाती है। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राग्ञ हड़प्पावस्था में जो कूड़े हल रेखा देखे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, हल रेखा देखे गए हैं। तो ये बताया जो कालीबंगा में हड़प्पा अवस्था थी ना, तो उसमें जो पहले बैल होते थे ना, बैल जो जोतते थे ना खेत को, तो वो कूड़ सी बनाते जाते थे। वो
जहाँ जहाँ हल चलता था ना वो डिजाइन बनाता जाता था, तो उसको कूण कहते थे। ये देखो लिखा है ना, हल रेखा देखे गए कालीबंगा के क्षेत्र में, हलों के कूण देखे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखो आगे लिखा है हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, राई, जौ, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म के गेहूँ और जौ उगाते थे। ठीक फ्रेंड्स, वे दो किस्म के गेहूँ और जौ उगाते थे। बनावली में मिला जो बढ़िया किस्म का है, और इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे। अब देखिए, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कपास सबसे पहले किसने उपजाया था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को है। इसलिए यूनान के लोग इसे हिंडन, ठीक फ्रेंड, इसलिए यूनान के लोग इसे हिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पशुपालन। ठीक फ्रेंड्स, बे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। ठीक फ्रेंड, उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय है। ठीक फ्रेंड्स, उसे कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय है। और देखिए ठीक फ्रेंड्स, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ तक तो ठीक है, विशेष प्रिय था मेरी तरह। ठीक फ्रेंड्स, मुझे भी एक सांड है, वो बहुत प्रिय है, वो हमारे घर पे आता है रोज़, तो आगे सामने खड़ा हो जाता है और मैं उसे रोटी खिला देता हूँ, फिर चला जाता है। वो रोज़ डेली आता है सुबह। ठीक फ्रेंड्स, हमारे घर में जो सबसे पहली रोटी बनती है वो उसी के लिए निकाल दी जाती है, तो आता बेचारा चुपचाप खा के चला जाता है, और उसका भी एक बड़ा सा कुबड़ है। तो चलिए, वेस्टेज की बातें बहुत होगी। देखिए यहाँ लिखा है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, तो मैं थोड़ा ऐसे करेक्ट कर दूँ, कुत्ता और बिल्ली दोनों। ठीक फ्रेंड, कुत्ता और बिल्ली, एक सेकंड फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, उन्हें कुबड़ वाला बैल विशेष प्रिय था। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवर थे। ठीक फ्रेंड्स, कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवर थे उनके। और यहाँ देखिए, कुत्ते और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि उस टाइम भी कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी रही होगी, तो ये लिखा है ना, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। उस टाइम भी कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी जोरों पर रही होगी, आज के टाइम। ठीक फ्रेंड, जैसे आज के टाइम है। आगे देखते हैं। ठीक है ना, निशान मिले, वे गधे और ऊँट भी रखते थे और उनसे शायद बोझा ढोते थे। ठीक फ्रेंड्स, घोड़े का अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो तथा लोथल में मिली मूर्तिका टेराकोटा से मिला है। ठीक फ्रेंड्स, जो घोड़े का अवशेष यहाँ से बताया गया है कि वे गधे और ऊँट भी रखते थे और उनसे शायद बोझा ढोते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो तथा लोथल में मिली मूर्ति मिली होगी टेराकोटा, यानी मिट्टी की बनी थी। ठीक फ्रेंड, मूर्ति का टेराकोटा से मिला है। ठीक फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से और लोथल से घोड़े की मूर्ति मिली होगी। मूर्ति का मतलब ये टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई। ठीक फ्रेंड, मूर्ति का से मिला है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। परंतु पहचान संदेहग्रस्त है, मतलब पहचानी नहीं जा सकी है। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई सभ्यता असभ केंद्र नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई सभ्यता मतलब असभ केंद्र नहीं थी, इसमें घोड़े का ज़्यादा वो नहीं था, चाल चलन या उपयोग में ज़्यादा घोड़े वगैरह का उस टाइम इनको ज्ञान वगैरह थोड़ा ही होगा। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था, वे गैंडे से भी परिचित थे। ठीक फ्रेंड्स, घोड़े से परिचित नहीं थे, इसलिए लिखा है ना, असभ केंद्र नहीं थी, घोड़े वगैरह का ज्ञान नहीं होगा उस टाइम। आगे देखते हैं, शिल्प और तकनीकी ज्ञान। अब देखेंगे ये बनाते क्या क्या थे। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन की है। ठीक फ्रेंड, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन की है। हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा में जो कांसे के औजार हैं ना, वो बहुत कम मात्रा में ही मिले हैं। आगे देखते हैं, ये कांसे के लिए। ठीक फ्रेंड, हिंदी क्या कहते हैं, पेंसिल से लिखा है मैंने हड़प्पाई लोगों के बारे में। हड़प्पाई लोग ये कांसे के लिए और क्या कहते हैं, एक सेकंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है ना, ये कांसे के लिए ताम्र खानों से। ठीक फ्रेंड, ये कांसे के लिए ताम्र खानों से, और ये लिखा है पेंसिल से बलूचिस्तान से भी। ठीक फ्रेंड्स, ये जो
कांसा वगैरह मंगवाते होंगे, तांबे के खाने वगैरह, और बलूचिस्तान से भी, और टीन शायद अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, पता लग गया होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। ये कांसे के लिए, ठीक फ्रेंड्स, ये कांसे के लिए ताम्र खानों से और बलूचिस्तान से भी, और टीन शायद अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के हथियार और औजार मिले हैं, उनमें टीन की मात्रा बहुत कम है। ठीक फ्रेंड्स, टीन वगैरह याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि टीन वगैरह कहाँ से आता था, अफ़गानिस्तान से, और कांसा ताम्र के खानों से, और ये बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो में बनी, क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक, ठीक फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा निकला है। ठीक फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा निकला है, और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। ठीक फ्रेंड्स, कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो कपड़ा मिला है ना, उस पर कई वस्तुओं की कपड़े की छाप देखने में आई है, तो इससे पता लगता है कताई के लिए वे तकलियों का इस्तेमाल करते थे, बुनकर ऊनी और सूती कपड़े बुनते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई लोग वो बोट वगैरह भी बनाना जानते होंगे। यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ ये लिखा है पेंसिल से, यहाँ स्वर्ण कर चांदी सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ स्वर्णकार चांदी सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से, और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में भी अगर बता दिया जाऊँ तो कर्नाटक साइड वगैरह भी। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। ठीक फ्रेंड, वो मणि वगैरह का काम अच्छी तरह जानते होंगे, बढ़िया एकदम हाई क्वालिटी का। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। ठीक फ्रेंड, कुम्हार का चाक वो नहीं होता, जैसे वो पहिया सा होता है, जिससे वो मिट्टी वगैरह पीसता है और वो बर्तन वगैरह बनाता है। ठीक फ्रेंड, उसकी बात हो रही है। कुम्हार का चाक का खूब प्रचलन था। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। ठीक फ्रेंड, ये जो कुम्हार वगैरह होगा, ये बर्तन वगैरह बनाता होगा, ये पूरे चमकने और चमकीले बनाता होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्यापार। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं व्यापार कैसा था इनका। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ठीक फ्रेंड, हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक फ्रेंड्स, वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जहाज वगैरह से व्यापार करते होंगे बंदरगाह पर। ठीक फ्रेंड्स, जहाजरानी बंदरगाह को बोलते हैं। वे अरब सागर के तट बंदरगाह पर व्यापार वगैरह करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई लोग का व्यापारिक संबंध राजस्थान, ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान में भी था। ठीक फ्रेंड्स, ईरान से भी था। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से भी, और उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसके सारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। ठीक फ्रेंड, इन्होंने अफगानिस्तान में कोई व्यापारिक बस्ती बनाई होगी और यहीं से ये अपना व्यापार चलाते होंगे, कहाँ, मध्य एशिया के साथ। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेशों के नगरों से चलता था। ठीक फ्रेंड्स, जो नगरों में व्यापार होता होगा, वो ये दो नगरों के नाम लिखे हुए हैं, दजला और फरात प्रदेश के नगरों से चलता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हड़प्पाई लोग लार्ज बर्द मणि का सुदूर व्यापार चलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई लोग जो ये लार्ज बर्द मणि वगैरह होगी का सुदूर व्यापार चलाया था हड़प्पाई लोगों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 2350 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक फ्रेंड्स, 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा, ठीक फ्रेंड्स, मेलुहा के साथ 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के साथ, आगे देखते हैं व्यापारिक संबंध की चर्चा है। ठीक फ्रेंड, जो मेलुहा अभिलेख वगैरह मिला है ना, उसमें व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा
सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम था। ठीक फ्रेंड्स, मेलुआ सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम था। अब देखते हैं राजनीतिक संगठन। तो देखिए फ्रेंड, हड़प्पा स्थल पर ना मंदिर और ना कोई धार्मिक भवन नहीं मिला है। ठीक फ्रेंड्स, जो हड़प्पा स्थल थे ना, हड़प्पा स्थल पर ना मंदिर और ना कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला है। ठीक फ्रेंड, इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है। अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। ठीक फ्रेंड, अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए नगरों का उपयोग नहीं होता था। हड़प्पाई शासकों का शायद ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जो हड़प्पाई शासक थे ना, उनका ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना व्यापार की ओर था। ठीक फ्रेंड्स, वो मतलब विजय या धार्मिक पूजा वगैरह थोड़ी कम करते होंगे, क्योंकि उनका मुख्य मेन पर्पज था व्यापार करना। ठीक फ्रेंड, हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथों में था। ठीक फ्रेंड, जो हड़प्पाई लोगों का जो शासन वगैरह था ना, जो व्यापार करते थे, उनको बनिया बोलता थे। तो वणिक का मतलब होता है बनिया। ठीक फ्रेंड, और यहाँ देखो लिखा है ना कि यहाँ पे मतलब मंदिर वगैरह नहीं था, तो उसका कारण यही था कि जो विशाल स्नानागार होता था ना, उसमें नहा धो के ही मतलब जो भी पूजा पाठ थोड़ी बहुत करते होंगे उसमें नहा धो के, तो वो मानते होंगे जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करनी है तो इसमें मंदिर वगैरह क्या बनवाने। ठीक फ्रेंड्स, इसी के बाद बताया गया है उनका अपवाद ये विशाल स्नानागार हो सकता है, बट ये कन्फर्म नहीं है, मैं जो किताब में लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं धार्मिक प्रथाएं। अब देखिए, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्रियां मूर्तिका भारी संख्या में मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा की जो पक्की मिट्टी से जो स्त्रियों की मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक फ्रेंड्स, एक ही मूर्ति है और मूर्ति स्त्री की है और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। ठीक फ्रेंड्स, जो मूर्ति वगैरह होगी, जो गर्भ का पौधा निकल रहा होगा, उसको पृथ्वी देवी की प्रतिमा बताया गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, हड़प्पाई लोग धरती की पूजा करते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जैसे कि मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, नील नदी का वरदान कौन सा है, जो क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान किसको कहा गया, तो मिस्र को। ठीक फ्रेंड्स, मिस्र की सभ्यता। आगे चलते हैं। मिस्र में राज्य या संपत्ति का अधिकार कन्या को मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, मिस्र में राज्य या संपत्ति का अधिकार कन्या को मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए, कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था यह हमें ज्ञात नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारी पुस्तकें बताती हैं उसके अनुसार हड़प्पा समाज का उत्तराधिकार का स्वरूप हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। आई हैव नो आइडिया। ठीक फ्रेंड्स, ये कहना है इस किताब का और लेखकों का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के पुरुष देवता। ठीक फ्रेंड्स, पुरुष देवता एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। ठीक फ्रेंड, उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसे पद्मासन लगाए हुए दिखाया गया है। ठीक फ्रेंड, उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसे पद्मासन लगाए दिखाया गया है। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो मोहर मिली है ना, जो पद्मासन लगाया गया है, तो ये शिव जी की तरह बताया गया है। मोहर पर चित्रित देवता पशुपति महादेव बताया जाता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा में पत्थर पर बड़े लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा में जो पत्थर वगैरह मिले होंगे उस पर लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है। लिंग पूजा हड़प्पा काल से शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो कई बार पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि लिंग पूजा का चर्चा कहाँ हुई है, तो ये ऋग्वेद में भी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, और ये लिखा हुआ है ना, लिंग पूजा हड़प्पा काल से शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज की विशिष्ट विधि मानी जाती है। कई जगह आज भी करंट में भी लिंग की पूजा होती है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि शिवलिंग।
आगे चलते हैं, वृक्षों और पशुओं की पूजा। ठीक फ्रेंड, एक मोहर पर पीपल के डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। ठीक फ्रेंड, एक मोहर मिली होगी, उस पर पीपल की डालों पर एक विराजमान देवता चित्रित है। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। ठीक फ्रेंड्स, देखा होगा कई शहरों में या कई गाँव में वृक्ष की पूजा आज भी करते हैं, और कई जगह इसे ब्रह्मदेव बाबा या पीपल देव महाराज बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पशु पूजा पशु पूजा में ये ठीक फ्रेंड्स, यहाँ में लिखा हुआ है पशु पूजा में एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, और कुबड़ वाला सांड। ठीक फ्रेंड्स, पशु पूजा में ये में लिखा हुआ है एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है, और कुबड़ वाला सांड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये लोग अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये लोग अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, क्योंकि पहले ही बता दिया है मंदिर वगैरह का इनको कोई नॉलेज वगैरह नहीं होगी। ठीक फ्रेंड्स, ये लोग अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं, यहाँ ताबीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं, शायद हड़प्पाई लोग। यहाँ ताबीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं, शायद हड़प्पाई लोग अर्थवेद में अनेक जादू मंत्र या टोने टोटके दिए गए हैं और रोगों का तथा भूत प्रेतों को भगाने के लिए ताबीज़ बांधते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ताबीज़ वगैरह मिले होंगे, जैसे कि ऋग्वेद अथर्ववेद में बताया गया कि इसमें जादू मंत्र टोना टोटका वगैरह होता है, तो उनको भूत प्रेतों को भगाने के लिए ताबीज़ बांधते हैं हड़प्पाई लोग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हड़प्पाई लिपि कि यहाँ की लिपियाँ क्या थी। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। हड़प्पाइयों के अभिलेख इतने लंबे नहीं हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो पत्थर की मोहरें वगैरह मिली हैं उन पर हड़प्पाई लेखन का लगभग 4000 नमूने मिले हुए हैं। हड़प्पाइयों के अभिलेख इतने लंबे नहीं हैं, मतलब शॉर्ट में वगैरह शॉर्ट करके लिखते होंगे ये पत्थरों पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर हैं और हर एक में 2-4 शब्द से अधिक नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो अधिकांश लेख है ना ये मोहरों पर है, पर हर एक में 2-4 ही शब्द हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया ये शॉर्ट में लिखते होंगे, मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड लिख देते होंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर जैसे पिक्टोग्राफ है। ठीक फ्रेंड्स, पिक्टोग्राफ मतलब इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। चित्राक्षर वगैरह चित्र वगैरह मिले होंगे, जो 250 से 400 के बीच में काउंटिंग हुई होगी उनकी पता लगा होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्य चित्रात्मक है। ठीक है, जो मतलब ये लिपि है ना ये वर्णनात्मक नहीं है, चित्रात्मक है। चित्र वगैरह मिले हैं और इनकी लिपि वगैरह जो भी है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनकी लिपि कैसी थी, तो इनकी लिपि चित्रात्मक थी। अब ये देखते हैं, माप तौल के लिए किसका प्रयोग करते थे। बाट के रूप में बृहदत बहुत बड़ी संख्या पाई गई है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो वेट वगैरह करते हैं उसकी बात बताई गई। बाट के रूप में व्यर्थ। ठीक फ्रेंड्स, बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। तौल में 16 या उससे अपवर्तकों का व्यवहार होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो 16 आने वगैरह होता था ना ये काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में चलता आ रहा है। वही बात बताया गया है कि बाट के रूप में व्यर्थ बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए 16 का अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल में तक चलती रही। ठीक फ्रेंड्स, जो ये 16 के सीक्वेंस में नाप तोल करते थे ना, तो यही बताया गया कि 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक भारत तक चलती रही। 1 रुपया 16 आने का होता था। ठीक फ्रेंड्स, 1 रुपया 16 आने का हड़प्पाई लोग अपन मापना नहीं जानते थे। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई लोग नापना भी नहीं जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर नाप के निशान लगे हुए हैं और इनमें से एक डंडा कांसे का भी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या कहते हैं, तो ये 16 के अनुपात में जो माप तोल करते थे ना उसके बारे में बताया गया कि 16 के अनुपात में यह परंपरा आधुनिक काल तक जारी रही। 1 रुपया 16 आने का होता था। ठीक फ्रेंड्स,
ये शाहजहाँ के काल की बात बताई गई है। आगे देखते हैं, हड़प्पा लोग मेजरमेंट वगैरह कुछ करना नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये ऐसे डंडे मिले हैं यहाँ पर जिन पर नापने के निशान लगे हुए होंगे। मान लो कोई डंडा है, उस पर आपने क्रॉस लगा दिया कि यहाँ तक 1 फुट है, आगे से फिर लगा दिया यहाँ 2 फुट हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। वैसा कोई डंडा मिल रहा होगा जिस पर नापने के निशान लगे हुए हैं। इनमें से एक डंडे पर कांसे इनमें एक डंडा कांसे का भी है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, मृतभांड। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का प्रयोग करने में बड़े कुशल थे। बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने में मिलती है, ठीक फ्रेंड्स। ये मृतभांड हो गए। मृतभांड का मतलब होता है बर्तन वगैरह। जो हड़प्पाई लोग हैं ना, कुम्हार के चाक का अच्छा प्रयोग करना जानते होंगे। बर्तनों पर विभिन्न चित्रकारी देखने को मिलती है, ठीक फ्रेंड्स। अब देखते हैं इनकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 सील प्राप्त हुई हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं। सीलों को लघु लेखा के साथ साथ एक श्रृंगी जानवर जैसे भैंस, गाय, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी हैं। जो इनकी मोहरें वगैरह होती होंगी तो उन पर एक श्रृंगी जानवर जैसे भैंस, बाघ, बकरी, हाथी आदि की आकृतियाँ मिलती होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इनकी प्रतिमाएं। कांसे की नृत्य उसकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, ठीक फ्रेंड्स। जो कांसे वगैरह की जो मूर्ति मिली है ना, नाचती हुई नृत्य की उसकी मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आगे देखते हैं, सेल खड़ी की एक मूर्ति में बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो सेल खड़ी की मूर्ति वगैरह मिली होगी उसमें बाएं कंधे और दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र हैं, ठीक फ्रेंड्स। कपड़े वगैरह पहनने दिखा रखे होंगे उस मूर्ति में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अब देखेंगे इनकी मूर्ति कणिकाएँ, ठीक फ्रेंड्स। मूर्ति क्रियाएँ, ठीक फ्रेंड्स। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग की पकी ईंट मिट्टी की बनी मूर्तिकाएँ मिली हैं, ठीक फ्रेंड्स। मूर्तिकाएँ मिली हैं जो टेराकोटा कहलाती हैं। जो मिट्टी की वगैरह की जो मूर्ति बनती थी ना, उनको टेराकोटा कहते थे, याद रखना। आगे चलते हैं, इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियाँ मिलती हैं, ठीक फ्रेंड्स। मूर्तियाँ वगैरह जो मिट्टी की मिली थी वो मूर्तियों के बारे में बताया जा रहा है कि इनमें पक्षी, बंदर, गाय, बैल और बंदर की आकृतियाँ मिलती हैं, ठीक फ्रेंड। इनमें पशुओं और स्त्रियों की संख्या अधिक है। यहाँ मोहरें और प्रतिमाएं मंजी दक्षता के साथ बनाई जाती थी। मतलब मोहरें और जो प्रतिमाएं वगैरह है ना, वो एकदम A1 क्वालिटी की बनाई जाती होंगी, ठीक फ्रेंड्स। वहीं ये मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ हैं, ठीक फ्रेंड्स। वहीं ये मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ हैं। आगे चलते हैं, प्रथम कोटि की कलाकृति का उच्च उपयोग वर्गों के लोगों से होता था और द्वितीय कोटि का जन सामान्य है, ठीक फ्रेंड्स। जो प्रथम कोटि के जो कलाकृतियाँ हैं वो उच्च वर्गों के लोगों से होता था और द्वितीय कोटि का जन सामान्य था। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। जो प्रस्तर शिल्प वगैरह था ना, उसमें हड़प्पाई लोग ज़्यादा दक्ष नहीं थे। आगे देखते हैं, उद्भव, उत्थान और आवासान, ठीक फ्रेंड्स। हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। अपने अस्तित्व की पूरी अवधि भर यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही, ठीक फ्रेंड्स। तो इनका मतलब अब टाइम पीरियड बताया जा रहा है, 2550 से 1900 के बीच में इनका टाइम काल रहा और इनकी पूरी अवस्थिति एक ही संस्कृति और एक ही प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते रहे और एक ही जैसे घरों में रहते रहे होंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, हमें मोहनजोदड़ो के मृत भांडों की कला के समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो के बर्तन मृत भांड कला के समय समय पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए होंगे। 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए, लेकिन अन्य स्थानों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण हुई और क्षीण होते होते भी गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही, ठीक फ्रेंड्स। अब ये बताया गया 19वीं सदी तक आकर जो इनके महत्वपूर्ण नगर थे ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये धीरे धीरे लुप्त होते गए, समाप्त होते गए। लेकिन गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान वगैरह में इनकी जो क्षेत्र वगैरह मिले थे, ये लंबे समय तक यहाँ पर जीवित रही होगी इनकी संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना उतना ही कठिन है जितना ही कठिन उसका अंत जानना है, ठीक फ्रेंड्स। हड़प्पा संस्कृति कहाँ से इसका उद्भव हुआ था और इसका अंत कैसे हुआ, वो आज भी एक सस्पेंस बना हुआ है, ठीक फ्रेंड्स।
कोई कहता है कि बाढ़ आ गई थी इसकी वजह से मर गए थे, कोई कहता है सिंधु नदी का पानी सूख गया तो सब प्यासे मर रहे थे, और कोई कहता है कि अलग अलग लेखकों के अलग अलग वही बात, वही कहते हैं ना कि 100 मुंह 100 बातें। अब 100 आदमियों से पूछोगे वो 100 तरीके की बातें बताएगा, बट इस पे आज भी सस्पेंस बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते थे कि कुछ बीमारी फैल गई थी इसकी वजह से वो सब मर गए। इनमें से कई ऐसे तत्व हैं जो पश्चिम एशिया की समकालीन संस्कृतियों से पृथक थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की थी। ठीक फ्रेंड्स, ये पहले भी बता चुका हूँ। कई बार पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी, ग्रिड पद्धति की यानी कि जाल पद्धति की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में मकान आयताकार थे जिनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ियाँदार कुआं संलग्न था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पश्चिम एशिया के नगरों में इस प्रकार की योजना नहीं पाई जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिम एशिया वगैरह के जो क्या कहते हैं, इनमें जो सभ्यताएं चल रही होगी उसमें ऐसी पद्धति नहीं होगी कि सबका घर पक्का नहीं होगा, सबके घरों में कुएं वगैरह नहीं होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये थोड़ी डिफरेंट होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक खास लिपि बनाई थी जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों से कोई साम्य नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी ही खुद की कोई लिपि वगैरह डेवलप की होगी और जो कि ना तो मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई मेल नहीं खाती होगी। ठीक फ्रेंड्स, यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि इससे कांस्य का सीमित उपयोग हुआ तथा और ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते रहे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि ये जो सभ्यता थी ना, भले ही कांस्य युगीन वगैरह थी लेकिन ज़्यादातर औजार और हथियार वगैरह ये पत्थर के ही चलते रहे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था उतना विशाल और किसी का समकालीन नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जो हड़प्पा संस्कृति थी ना, ये सबसे ज़्यादा विशाल थी, मतलब बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं, मतलब इससे बड़ी संस्कृति और कोई नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, वही बताया गया है, जितना विशाल था उतना विशाल और किसी समकालीन संस्कृति का नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, इसके क्षेत्र की वगैरह की बात हुई होगी। अब देखते हैं आगे हड़प्पा संस्कृति के नगर अवस्था। ठीक फ्रेंड्स, नगरोत्तर अवस्था। नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान तथा मध्य एवं पश्चिमी भारत में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तर पश्चिम प्रदेश में दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो नगरोत्तर अवस्था थी इसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ थे। तो पाकिस्तान में थे पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं। इसका काल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 12 ईसा पूर्व था। ठीक फ्रेंड्स, देखिए 1200 ईसा पूर्व हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति में नगरोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति जो नगरोत्तर अवस्था थी इसको उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पाषाणिक थी, इसमें पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। आगे देखते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति के उत्तर अवस्था में गाँव में बस गए। ठीक फ्रेंड्स, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति के उत्तर अवस्था के गाँव में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का धंधा करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। वो गांव में बस गए थे और गांव में खेती करने लग गए, पशुपालन, डेयरी वगैरह खोल ली होगी, शिकार वगैरह और मछली पकड़ने का धंधा करने लगे होंगे। गुजरात के प्रभास, पाटन, सोमनाथ और रंगपुर। ठीक फ्रेंड्स, अब गुजरात की बात हो रही है। गुजरात के प्रभास, पाटन और रंगपुर। आगे देखते हैं। रंगपुर। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में लाल किला के गैरिक मृतभांड स्थल पर चंद ईंटें मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, कुछ ईंटें गुजरात के इसमें रंगपुर में और फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में लाल किले में गैरिक मृतभांड स्थल पर चंद ईंटें मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नब्दा टोली। ठीक फ्रेंड्स, नब्दा टोली जोड़वे संस्कृति पर जो भी तापी, गोदावरी और भीमा की घाटी में पाए गए। ठीक फ्रेंड्स, नब्दा टोली जोड़वे स्थलों पर भी जो तापी, गोदावरी और भीमा की घाटियों में भी पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये नब्दा टोली और ये जोड़वे संस्कृति मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। जोड़वे संस्कृति वगैरह महाराष्ट्र की है और जो नर्मदा घाटी और ये गोदावरी, भीमा घाटी में पाए गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं, नगरोत्तर हड़प्पाई बस्तियाँ स्वात घाटी में मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, नगरोत्तर हड़प्पाई संस्कृतियाँ स्वात घाटों में मिली हैं। यहाँ के निवासी बीचाक पर लाल और काले रंग वाले मृत भांडों को तैयार करते थे। यहाँ के जो लोग वगैरह होंगे वो कुम्हार वगैरह, वो लाल रंग के और काले रंग के बर्तन तैयार करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारत। यहाँ देखिए भारत, ये देखिए यहाँ से है ना भारत, और भारत जम्मू, क्या कहते हैं, भारत जम्मू में भी कोई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ से है भारत में भी कई, ये ठीक फ्रेंड, ये जम्मू नहीं लेना हमको, जहाँ जहाँ से पेंसिल पे निशान लगाया ना, भारत में भी कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इसमें जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संगोल, हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और उल्लास उल्लेखनीय है। ठीक फ्रेंड, जिनकी खुदाई वगैरह हुई है, भारत में कई हड़प्पा उत्तर स्थलों की खुदाई हुई है। इसमें जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़, संगोल, हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और उल्लास उल्लेखनीय है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और उल्लास उल्लेखनीय है। ठीक फ्रेंड्स, जिनकी खुदाई वगैरह हुई होगी। आगे देखते हैं, नगरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिमी एशियाई केंद्रों में हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। ठीक फ्रेंड, नगरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिमी एशियाई केंद्रों से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। ठीक फ्रेंड, जो नगर वगैरह में जो पहुंच गए होंगे ना लोग, तो ये कुछ कृषि करने लगे, पशुपालन वगैरह करने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसकी वजह से इनका जो व्यापार था ना एशियाई केंद्रों से, जो मध्य एशिया वगैरह में व्यापार करते थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि लोग पलायन कर गए थे, सिंधु घाटी में नए लोगों का आगमन। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिंधु घाटी में कौन कौन लोग आ गए थे। हड़प्पा संस्कृति की समकालीन अवस्थाओं में कुछ भारी औजार और मृतभांड पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ भारी औजार और मृतभांड पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड, मोहनजोदड़ो की जो अंतिम अवस्था थी ना, तो उसमें असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं वो क्या है। आदमियों की खोपड़ियों के ढेर मिला है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आभूषणों की निधियाँ स्थान स्थान पर गड़ी मिलती हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो आभूषण सोना चांदी वगैरह, जो आभूषण सिक्के वगैरह मिले होंगे, आभूषण की निधियाँ स्थान स्थान पर गड़ी मिलती हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो आभूषण वगैरह होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में देख लो कहीं खुदाई हुई तो कहते हैं ना, यहाँ से ये निकला, वहाँ से वो निकला, वही बात हो रही है। आभूषणों की निधियाँ स्थान स्थान पर गड़ी मिलती हैं। आदमियों की खोपड़ियों का ढेर मिला है। ठीक फ्रेंड्स, नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ, छुरे और पसलीदार और सपाट चूलबासी छुरियाँ आदि मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, इससे ये पता लगता है कि यहाँ कुछ और लोग भी आए होंगे, दूसरे सभ्यता के लोग या दूसरे महाद्वीप से। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि यहाँ आदमियों की खोपड़ियों का ढेर मिला है और नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ, छुरे और पसलीदार और सपाट चूलबासी छुरियाँ भी मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कुछ भारी आक्रमण के संकेत देती हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग बाहर से आए वगैरह होंगे, क्योंकि ये कुल्हाड़ी वगैरह अच्छी तरीके कुल्हाड़ी वगैरह का यूज़ तो करते थे, बट ये कुछ नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ वगैरह और जो छुरियाँ वगैरह मिली है ना, ये नई किस्म की थी, और इससे ये पता लगता है कि यहाँ कुछ भारी आक्रमण के संकेत देती हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कि यानी कि बाहर से कोई आया होगा इन लोगों को, इन चीज़ों को लेकर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये सारे काम उन असमरोहियों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा दक्षिण मध्य एशिया की पहाड़ियों के रास्ते आए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये बता भी दिया है यहाँ पर। ये सारे काम उन असमरोही, मतलब घोड़ा चालक को असमरोही कहते हैं, जो घोड़े पर सवारी करते हैं ना, उनको असमरोही कहते हैं। उन असमरोही लोगों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा मध्य एशिया के पहाड़ियों के रास्ते से आए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं, ये लाइन यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से लिखना थोड़ा ऊपर। ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है, 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा। ठीक फ्रेंड, 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा में। ठीक फ्रेंड्स, मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं हड़प्पा में ये सारे काम। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है इस पेज की, इस पैरे की। ठीक फ्रेंड, 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व में उत्तर हड़प्पा में ये सारे काम उन असमरोहियों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा दक्षिण मध्य एशिया की पहाड़ियों से आए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहली लाइन ये है और फिर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं लिखना भूल गया हूँ, एक सेकंड फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है यहाँ, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा
1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा में। ठीक फ्रेंड, ये मैंने पेंसिल से लिख दिया। मैं ये सारे काम उन असबरोहियों को हो सकते हैं जो ईरान और दक्षिण मध्य एशिया की पहाड़ियों से आए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हड़प्पा उत्पत्ति की समस्या। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 400 ईसा पूर्व पाकिस्तान के अंतर्गत चोलिस्तान की मृतभूमि में हकरा नदी के इलाके में हड़प्पा संस्कृति की पहले से अनेक कृषक बस्तियां मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो 4000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के जो चोलिस्तान मृतभूमि में, इसमें हकरा नदी के इलाके में कई हड़प्पा संस्कृति की अनेक कृषक बस्तियां मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, मिली हैं। ठीक फ्रेंड्स, कृषक बस्तियां नवपाषाण युग में सिंधु घाटी के किनारे बलूचिस्तान पूर्वी छोर पर लगभग 7000 ईसा पूर्व प्रकट हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, कृषक बस्तियां नवपाषाण युग में सिंधु नदी के किनारे बलूचिस्तान के पूर्वी छोर पर लगभग 7000 पूर्वी प्रकट हुई थी। इस समय लोग बकरियां, भेड़ और मवेशी पालने लगे और गेहूं और जौ उपजाने लगे। ठीक फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष, प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियां बलूचिस्तान बस्तियों से उत्पन्न हुई थी। आगे देखते हैं, 3000 से 2000 ईसा पूर्व सिंधु में भारी बारिश होती थी और सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी सरस्वती में इसकी पहचान सिंधु की सूखी नदी हकरा से की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड, कभी कभी जो सिंधु संस्कृति थी ना, इसको सरस्वती संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पाई हकरा में पानी का बहाव यमुना और सतलुज नदी की देन थी। ठीक फ्रेंड, जो ये हकरा नदी थी ना, ये सिंधु की सहायक नदी है। हड़प्पाई हकरा में पानी का बहाव यमुना और सतलुज की देन थी, जो पानी वगैरह आता होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी। ठीक फ्रेंड, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। हड़प्पा संस्कृति का काल। ठीक फ्रेंड, हड़प्पा संस्कृति का काल 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बनी रही, लेकिन ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक फ्रेंड, तो ये वैदिक नहीं है क्योंकि इसकी विशेषता का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता और इसका काल, हड़प्पा संस्कृति का टाइम पीरियड था 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, लेकिन ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक फ्रेंड, तो ये वैदिक नहीं थी। समझ गए होंगे। हड़प्पा संस्कृति के लोग और वैदिक लोगों को बिल्कुल समान वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूं, तिल और मटर का भी जानकारी थी। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति के लोग गेंडे से परिचित थे, लेकिन यह वैदिक लोगों को अज्ञात था। लेकिन यहाँ बताया गया है कि हड़प्पा के लोग गेंडे वगैरह थे, तो गेंडे की जानकारी थी, लेकिन वैदिक लोगों को गेंडे की जानकारी नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। ऋग्वेद में 215 बार ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है, लेकिन हड़प्पा नगरवासियों को घोड़े की जानकारी शायद ही थी। ठीक फ्रेंड, इसमें बताया गया है ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है, लेकिन हड़प्पा नगरवासियों को घोड़े की जानकारी शायद ही थी। आगे चलते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, एक लाइन छूट नहीं गई थी, मैंने पढ़ी तो थी बट उसे मार्क नहीं किया था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से बताया गया ना, हड़प्पाई लोगों को गेंडे का ज्ञान था, लेकिन वैदिक लोगों को गेंडे का ज्ञान अज्ञात था। ठीक फ्रेंड्स, अब वैदिक जन लोगों के बारे में बताया गया। वैदिक जन लोगों के मुखिया असब सवार होते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो वैदिक जन के मुखिया थे ना, ये घोड़े की सवारी वगैरह करते होंगे, ये देखो। ठीक फ्रेंड, वैदिक जन के मुखिया असब सवार होते थे। यही कारण है कि इस पशु का ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है। ठीक फ्रेंड, अब लाइन अच्छी लग रही है, पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक फ्रेंड, लेकिन हड़प्पाई नगरवासियों को घोड़े की जानकारी शायद ही थी। ठीक फ्रेंड, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब लाइन बढ़िया लग रही है, ये पेंसिल से मैंने मार्क नहीं किया था। हड़प्पाई संस्कृति के लोगों को लेखन कला ज्ञात थी। ठीक फ्रेंड, हड़प्पाई लोगों को लेखन कला ज्ञात थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है, मतलब वो लिख वगैरह सकते थे, लेकिन इनकी लिपि
पढ़ी नहीं गई है। ठीक है फ्रेंड्स, वो चित्र वगैरह पर लिखते वगैरह होंगे बट वो पढ़ी नहीं जा सकी आज तक। लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंद आर्य भाषा बोलते थे। ठीक फ्रेंड्स, इनकी जो भाषा वगैरह थी वो पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए भाषा इनकी कोई हम मान नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमने कुछ पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे मान लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये जो थे ना प्रारंभिक जो वैदिक लोग थे, इनकी भाषा हिंद आर्य भाषा बोलते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे या दोबारा समझाऊं? हड़प्पा संस्कृति के लोग लेखन कला से तो जानते थे, मतलब लिखना जानते थे, लेकिन वो भाषा भी ऐसी क्या लिखी हो डॉक्टर जैसी, जब उसे कोई पढ़ ही ना सके। तो ये देखो लिखी है ना, हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है। क्या लिखते थे वो डॉक्टर की लैंग्वेज में, वो तो डॉक्टर ही जाने, या फिर वो बेचारा जो मेडिकल पे बैठता है जो दवाई दे देता है पढ़ के, वो राइटिंग उसी के समझ आती है। और भाई यहाँ बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक जनों की, तो हिंद आर्य लोग जो क्या कहते हैं, लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंद आर्य भाषा बोलते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी हड़प्पा संस्कृति का काल समाप्त हुआ। नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे वैदिक आर्य जन। ठीक है फ्रेंड्स, आर्यों से रिलेटेड 11वां चैप्टर है, उसकी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है 11वां चैप्टर, देख लो फ्रेंड्स, आर्य संस्कृति की पहचान। ठीक फ्रेंड्स, ये चैप्टर भी मैंने पढ़ लिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो 1-2 दिन में इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये थोड़ा छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हमने डिटेल में देखा क्या कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, हिंदू सभ्यता, क्या कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें चैप्टर में अगर किसी को कुछ समझ ना आए, ठीक फ्रेंड्स, तो बता देना, एक बार दोबारा देख लेना, मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। इससे पहले कि मैंने फ्रेंड्स चैप्टर वाइज क्या कहते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में देखना जाके, मैंने मध्यकालीन भारत पूरा कराया हुआ है सतीश चंद्रा की बुक से, और ये हमारा प्राचीन भारत चल रहा है। और मैं अपने चैनल पर मैंने लूसेंट की बुक से साइंस कंप्लीट करा दी, पूरी बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और कृषि और पशुपालन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करा दिया। मैं चैनल पर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने क्या कहते हैं एनटीपीसी रेलवे के लिए और यूपी लेखपाल के लिए भी डाले हैं, और जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और आज शाम तक आपको एक और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आई थिंक वो होगा मध्यकालीन भारत के 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारी किताब भी चलती रहेगी और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नए चैप्टर के साथ। ठीक फ्रेंड्स।